नमस्कार। आप देख रहे हैं IBPS गुरुजी और काफ़ी सारे अप डाउन के बाद कि वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी उसके कंफ्यूजन के बाद IBPS ने रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन डाल दिया है अपने RRBs के लिए 2020 का नोटिफिकेशन 2020-21। ठीक है, तो IBPS यानी इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन ने ये एक रेगुलेटरी बॉडी है जो क्या करती है, रिक्रूटमेंट करवाती है किसके लिए, अपने पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए। ठीक है, तो RRB का मतलब है रीजनल रूरल बैंक्स, यानी जो ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक होती है उनके लिए रिक्रूटमेंट ये अरेंज कर रहा है। जो करेगा क्या, रिक्रूट मतलब कैंडिडेट चुन के बैंकों को दे देगा। ठीक है, तो IBPS RRB 2020 का नोटिफिकेशन फाइनली रिलीज़ हो गया है। थोड़ा लेट से रिलीज़ हुआ है बट फाइनली रिलीज़ हो गया है। काफ़ी लोगों को ये डाउट था कि इस साल एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, मतलब वैकेंसी ही मतलब जो जिनका मतलब एज लिमिट मतलब मैक्सिमम पे है उनको तो टेंशन था, बट फाइनली अब टेंशन हट गया, नोटिफिकेशन बाहर है। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा चीज़ बताऊंगा। टोटल वैकेंसीज यहाँ पे जैसा मेंशन है 10,470 है, और एज लिमिट में बताऊंगा, क्वालिफिकेशन बताऊंगा, एग्जाम पैटर्न क्या है वो बताऊंगा, सिलेबस, सैलरी एंड सो ऑन मैं सब कुछ बताऊंगा। और यहाँ पे जो जो चेंज हुआ है वो भी बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ज़रा भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि मिस करोगे तो आप मिस कर जाओगे उस कंटेंट को। ठीक है, मैं इसी वीडियो में आपको सब कुछ देने वाला हूँ। एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, क्वालिफिकेशन कितना चाहिए, उसमें परसेंटेज चाहिए कि नहीं चाहिए, फाइनल ईयर के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, एज लिमिट कितनी चाहिए, सिलेबस क्या होगा, सैलरी कितनी मिलती है। और पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि आपकी एग्ज़ाम जो है वो तेलुगु, असमिया, गुजराती, उर्दू, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मराठी, मणिपुरी, उड़िया, तमिल, पंजाबी, बांग्ला लैंग्वेज में होगी। आपकी एग्ज़ाम इस रीजनल लैंग्वेज में भी होने वाली है, तो ध्यान से देखेगा, इस वीडियो को पूरा देखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंडेक्स देख लेते हैं। इंडेक्स के हिसाब से हम सबसे पहले देखेंगे पोस्ट नेम एंड टोटल वैकेंसीज कितनी है, एज लिमिट एंड एज रिलैक्सेशन कितना है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितना मिलता है, सिलेक्शन प्रोसीजर मतलब कैसी है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, एप्लीकेशन फ़ीस क्या है, सैलरी क्या है, इंपॉर्टेंट डेट्स कौन कौन से हैं, और ऑफिशियल वेबसाइट कौन कौन सा है। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो ये पूरी जानकारी मिल जाएगी। इस एक ही वीडियो से आपको पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी, तो कहीं मत जाइएगा, आप पूरा वीडियो देखिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सवाल से कि पोस्ट नेम क्या है। जैसे कि आप डिस्प्ले पे देख रहे हैं, पोस्ट नेम हट के सीधा क्या आ गया है, सीधा आ गया है हमारा एज लिमिट आ गया था ना, आ गया अब पोस्ट एंड वैकेंसीज। तो कौन कौन से पोस्ट है हमारे पास, 4 पोस्ट अवेलेबल होते हैं। अब काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि 4 पोस्ट में से अपने लोगों के पोस्ट के कौन कौन से हैं। मतलब अपने लोग मतलब कौन, अपने लोग मतलब जो वो लोग जो सिर्फ ग्रेजुएशन है उनके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। तो उनके लिए ये चीज़ मैं समझा दूं, ऑफिसर स्केल 1 जो वो है उसको बोलते हैं असिस्टेंट मैनेजर, और उसी को हम बोलते हैं प्रोबेशनरी ऑफिसर NPO। और ऑफिस असिस्टेंट यानी मल्टीपर्पज़ जो लिखा है उसको बोलते हैं हम क्लर्क। ठीक है, तो ये दोनों जो पोस्ट है, फर्स्ट नंबर की और फोर्थ नंबर की, वो दोनों पोस्ट ऐसी है जो कोई भी ग्रेजुएट इसके लिए अप्लाई कर सकता है। इसमें कोई भी आपके लिए पाबंदी नहीं है, आप अगर ग्रेजुएट हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाकी है ऑफिसर स्केल 2 यानी मैनेजर लेवल की पोस्ट, ऑफिसर स्केल 3 यानी सीनियर मैनेजर लेवल की पोस्ट। ऑफिसर स्केल 2 को बोलते हैं हम स्पेशलिस्ट ऑफिसर, और ये सीनियर मैनेजर। ठीक है, तो इस प्रकार से 4 टोटल पोस्ट है, ऑफिसर स्केल 1, ऑफिसर स्केल 2, ऑफिसर स्केल 3 और ऑफिस असिस्टेंट। इसको बोलते हैं PO, इसको बोलते हैं SO, और इसको बोलते हैं क्लर्क। ठीक है, ये दोनों जो वैकेंसी है, ये 2 नंबर की और 3 नंबर की, उनके लिए चाहिए एक्सपीरियंस। वो मैं आगे आपको बताऊंगा, उसके लिए आपको एक्सपीरियंस मैंडेटरी है। बट ये फर्स्ट नंबर ऑफिसर स्केल 1 की पोस्ट और ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट के लिए आपको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। आप फ्रेशर्स हो, आप जस्ट ग्रेजुएट हो, आप अप्लाई कर सकते हो, अच्छी खासी सैलरी पा सकते हो और अपना करियर सिक्योर कर सकते हो। ठीक है, अब जैसा कि यहाँ पे मेंशन है, ऑफिसर स्केल 1 यानी PO के लिए आपके पास कितनी वैकेंसी आई है, 3928 वैकेंसी आई है। 3928 वैकेंसी कम नहीं है, पिछले साल से डेफिनेटली कम है, बट इस साल 3928 कम तो नहीं बोली जाएगी। ठीक है, और ऑफिसर स्केल 2 के लिए, ऑफिसर स्केल 2 के लिए 1055 वैकेंसी आई है। 1055 वैकेंसी डेफिनेटली अगर आप बोलो 1055 वैकेंसी पिछले साल से कंपेयर करें तो डेफिनेटली वो कम है, बट
ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि पिछले साल कुछ तकरीबन 1200 से 1300 के आसपास थी। पिछले साल पीओ की वैकेंसी जो थी वो 3300 के आसपास थी, तो इस साल 3300 3928 है। ठीक है, उसी तरह से ये क्या हुआ है, कुछ गड़बड़ हो गई है इमेज में। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे रेक्टिफाई कर देता हूँ कि कितनी वैकेंसी है, ताकि आपकी गड़बड़ हट जाए, क्योंकि यहाँ पे हो गई है थोड़ी गड़बड़। ठीक है, गड़बड़ हटा देते हैं। हमारे वैकेंसी चार्ट को यहाँ पे ले आते हैं। वैकेंसी चार्ट कहाँ गया, वैकेंसी चार्ट यहाँ पे ही है, रुक जा। ठीक है, आरआरबी ऑफिसर स्केल 1 यानी ये फर्स्ट वन है, उसकी वैकेंसी है 3928। ठीक है, 3928। फिर ऑफिसर स्केल 2 यानी ये जो एक्सपीरियंस वाली वैकेंसी है उसके लिए वैकेंसीज कितनी है, 1055, वो एग्जैक्टली हमारी सही लिखी गई है। ऑफिसर स्केल 3 की वैकेंसी जो है, ऑफिसर स्केल 3 की वो है 159, सही है। ठीक है, और हाँ, ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसी हमने कम डाली है, वो गलत है, ये इतनी नहीं है, सो सॉरी मिस्टेक के लिए। बट देख लो, ऑफिसर असिस्टेंट के लिए जो वैकेंसी है वो है 5328, यानी 5328 टोटल वैकेंसी है ऑफिसर असिस्टेंट यानी क्लर्क के लिए। यानी पीओ की वैकेंसी 3928 और क्लर्क की वैकेंसी 5328, टोटल सब वैकेंसी को मिला दे तो 10,470 वैकेंसी बन जाती है। तो एक अच्छी खासी रिक्रूटमेंट आपके लिए निकल के आती है। लॉकडाउन के चक्कर में काफ़ी लोग जॉबलेस हो चुके हैं, बट आपके पास अब सुनहरा मौका है, आप गवर्नमेंट जॉब पा सकते हो, वो भी अपनी मेहनत से। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपका पोस्ट एंड वैकेंसी से का फंडा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं ऑफिसर स्केल 1 को पीओ और ऑफिस असिस्टेंट को बोलते हैं क्लर्क। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगर आपको डिटेल वैकेंसी मतलब चाहिए कि मतलब स्टेट वाइज कौन कौन सी है, तो आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा पीडीएफ का, आप वो जाके डाउनलोड कर लेना और उसमें से देख लेना कि स्टेट वाइज कौन कौन से बैंक में कौन कौन सी कितनी कितनी वैकेंसीज है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एज लिमिट की बात कर लेते हैं। एज लिमिट की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे पीओ के लिए। तो पीओ ऑफिसर स्केल 1 यानी असिस्टेंट मैनेजर के लिए मिनिमम 18 साल है और मैक्सिमम 30 ईयर्स है, यानी 18 से 30 साल के बीच में अगर आपकी एज हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे एज लिमिट भी दी है कि कैंडिडेट जो है वो 3/7/1990 से 90 से पहले बॉर्न नहीं होना चाहिए ये डेट को, या उसके बाद बॉर्न हुआ होना चाहिए, और 30/6/2002 को 2 के बाद बॉर्न नहीं होना चाहिए, उससे पहले बॉर्न हो चुका होना चाहिए। ठीक है, उस हिसाब से आप देख लो। और उसी तरह ऑफिस असिस्टेंट की भी एज लिमिट है, वो है 18 से 28 साल। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना मैक्सिमम एज लिमिट 28 साल है क्लर्क के लिए, और पीओ के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर्स है। मिनिमम एज लिमिट दोनों के लिए 18 है। ठीक है, और ऑफिसर स्केल 2 और 3 के लिए बात करें तो ऑफिसर स्केल 2 यानी मैनेजर यानी एसओ की पोस्ट के लिए 21 से लेकर 32 साल तक है, और ऑफिसर स्केल 3 यानी सीनियर मैनेजर की बात करें तो 21 से लेकर 40 साल तक की एज है। ठीक है, इन दोनों पोस्ट के लिए आपको चाहिए एक्सपीरियंस, और इन दोनों पोस्ट के लिए आपको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, जस्ट आप एज लिमिट फुलफिल करो और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया फुलफिल करो, आप अप्लाई कर सकते हो, और उसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर कंप्लीट करो, आपका सिलेक्शन पक्का। ठीक है, तो एज लिमिट का फंडा आपको क्लियर हो गया होगा। और रिलैक्सेशन की बात कर ले तो आपको मैं बता दूं कि इसमें रिलैक्सेशन, अगर आप SC कम्युनिटी में हैं तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, ST और SC कम्युनिटी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन का मतलब क्या है कि मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर्स है, तो आप 5 साल और अप्लाई कर सकते हो, यानी आपकी मैक्सिमम एज लिमिट 35 बन जाती है। किन के लिए, ST SC कम्युनिटी वालों के लिए। ठीक है, उसी तरह OBC वालों के लिए भी रिलैक्सेशन है 3 साल प्लस। ठीक है, और बाकी सबके लिए PWD के लिए, पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 10 साल है, और बाकी सबके लिए कोई नहीं, रेगुलर फंडा है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो एज लिमिट पीओ के लिए 18 से 30 साल और ऑफिस असिस्टेंट यानी क्लर्क के लिए 18 से 28 साल। ठीक है, रिलैक्सेशन की बात करें तो ST SC को 5 साल का, OBC को 3 साल का, और PWD को 10 साल का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वालिफिकेशन देखते हैं। ठीक है, अब हमने पहले क्या देखा, पोस्ट नेम देख लिया, वैकेंसीज देख ली। ठीक है, फिर क्या देखा, एज लिमिट देख ली। अब एज लिमिट आपको पता चल गई तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का दूसरा सेक्शन देख लो। दूसरा सेक्शन यानी आपका एलिजिबिलिटी क्या है। ठीक है, यहाँ पे भी एक चीज़ गड़बड़ी हुई है, पहला पेज हमारा ये है। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले क्लर्क की बात कर ले तो क्लर्क में सीधा मेंशन किया है, बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट, मतलब आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, कोई भी मतलब बैचलर्स डिग्री हो चलेगा, कोई भी स्ट्रीम में हो चलेगा। ठीक है, प्रोफिशिएंसी आपकी लोकल लैंग्वेज में होनी चाहिए, यानी आप जिस
स्टेट से अप्लाई करो उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज में आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, मतलब बोलना लिखना पढ़ना और सुनना आना चाहिए, ठीक है। और डिज़ायरेबल स्किल क्या है, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, मतलब ये हो तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं हो तो ऐसा नहीं कि निकाल देंगे, ठीक है, बट है होना चाहिए बेसिक वर्किंग और नॉलेज, ठीक है। यानी आप जनरली ग्रेजुएट हो, आप बैचलर डिग्री है आपके पास, तो आप ऑफिस असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ऑफिसर स्केल 2 यानी पीओ के लिए बात करें तो पीओ के लिए भी बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट बोला गया है, ठीक है। बाकी प्रेफरेंस के लिए ये सारी स्ट्रीम दी गई है, आप वीडियो पॉज करके अच्छे से पढ़ लेना कि किसको प्रेफरेंस मिलेगा, ठीक है। ऑफिसर के लिए पीओ के लिए भी आपको लोकल लैंग्वेज का सपोर्ट चाहिए, आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। अगर आप गुजरात स्टेट से अप्लाई कर रहे हो तो आपको गुजराती आनी चाहिए, बोलना लिखना सुनना और समझना, ठीक है। ओके, और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इन दोनों पोस्ट के लिए यानी पीओ और क्लर्क के लिए आपको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, आप फ्रेशर्स हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, तो ये बड़ी अच्छी बात है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर आप असिस्टेंट हैं तो आपको 18 से 28 साल की एज लिमिट होनी चाहिए और ग्रेजुएशन होना चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हो। और अगर पीओ के लिए बात करो तो 18 से 30 तक की आपकी एज लिमिट होनी चाहिए और आप ग्रेजुएट होने चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इन दोनों की भी बात कर लेते हैं। ऑफिसर स्केल 2 यानी जनरल बैंकिंग ऑफिसर और मैनेजर, मतलब मैनेजर उसको बोलते हैं, ठीक है। उसके लिए क्या चाहिए, बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट, बट मिनिमम 50% मार्क चाहिए आपके एग्रीगेट में, ठीक है। और 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए एज एन ऑफिसर इन अ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कोई भी बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ऑफिसर स्केल 2 की बात करते हैं। स्केल 2 में अब एसओ की बात कर लेते हैं। वो क्या था, जनरल बैंकिंग ऑफिसर, और यहाँ पे एसओ की पोस्ट भी होती है स्पेशलिस्ट ऑफिसर, ठीक है। स्पेशलिस्ट यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी ऑफिसर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉ ऑफिसर, ट्रेजरी मैनेजर, बैंक मार्केटिंग ऑफिसर, एग्रीकल्चर ऑफिसर, ठीक है। ये रिस्पेक्टिव फील्ड में उनके ग्रेजुएशन लिखे गए हैं कि उनको क्या चाहिए। जैसे आईटी के लिए क्या चाहिए, अगर आपने बैचलर ऑफ डिग्री किया है, बैचलर्स डिग्री आपके पास है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में, कंप्यूटर साइंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में और इट्स इक्विवेलेंट में मिनिमम 50% मार्क के साथ, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उसी तरह से सीए के लिए सीए मांगा होगा, लॉ के लिए लॉ मांगा होगा, ट्रेजरी के लिए एमबीए और फिनेंस मांगा है, मार्केटिंग के लिए मार्केटिंग मांगा है, एग्रीकल्चर के लिए एग्रीकल्चर मांगा है। आप वीडियो पॉज करके उसको देख लो ध्यान से, ठीक है। उसी तरह आईटी के लिए यहाँ पे उसका एक्सपीरियंस मेंशन किया है कि आपको 1 साल का तो वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसी तरह चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए ये एक्सपीरियंस है, ये एक्सपीरियंस है, ये एक्सपीरियंस है, ठीक है। आप वीडियो पॉज करके अच्छे से एक्सपीरियंस पढ़ लेना, आपके रिलेवेंट है, आपको मिल जाएगा कि कितना एक्सपीरियंस कौन से फॉर्म में चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, स्केल 3 की बात करते हैं। स्केल 3 यानी सीनियर मैनेजर। सीनियर मैनेजर की एज लिमिट क्या थी, मतलब 32 से 40 ईयर्स मेरे ख्याल से, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या होना चाहिए, बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इट्स इक्वलेंट, बट मिनिमम 50% का क्राइटेरिया है। और आपको अदर प्रेफरेंस फील्ड भी दी गई है, आप अच्छे से पढ़ लेना। और मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एन ऑफिसर इन बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी कोई भी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आपके पास मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। इन शॉर्ट अगर समराइज कर लेते हैं तो आपको पीओ और क्लर्क के लिए कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, आपको जस्ट बैचलर्स डिग्री चाहिए। और क्लर्क के लिए 18 से 28 साल और पीओ के लिए 18 से 30 साल, ठीक है। अगर क्लर्क ऑफिसर स्केल 2 और 3 की बात करते हैं तो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन भी चाहिए सब रिलेवेंट फील्ड से, और आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए मिनिमम 1 to 2 और मैक्सिमम 5 ईयर्स का, ठीक है। और उनकी एज लिमिट यानी ऑफिसर स्केल 2 के लिए 21 से 32 साल है और ऑफिसर स्केल 3 के लिए 21 से 40 साल तक है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा पूरा, कोई टेंशन नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको जैसे कि मतलब क्या बता दिया, टोटल वैकेंसीज बता दी, पोस्ट नेम बता दिया, एज लिमिट बता दी और क्वालिफिकेशन बता दिया। और यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ कि परसेंटेज क्राइटेरिया जहाँ मेंशन है वहाँ ही है, मतलब जैसे कि पीओ और क्लर्क के लिए कोई भी परसेंटेज क्राइटेरिया मेंशन नहीं है, तो वहाँ पे कोई भी परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है। तो काफ़ी लोगों का जो डाउट होता है कि भाई कितना मिनिमम परसेंटेज चाहिए, तो भाई उनके लिए कोई मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है, तो आपको कोई भी मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करना है, तो उसका कोई भी टेंशन नहीं लेना है। अगर आपके ग्रेजुएशन में पासिंग मार्क्स है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, और आपके काफ़ी ज़्यादा टॉपर्स है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, उसके लिए कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अब आपने जान लिया है कि आप एलिजिबल हो या नहीं। अगर एलिजिबल हो तो अब आप बोलोगे कि भाई सर इतना बता दिया है तो अब सिलेक्शन प्रोसीजर भी बता दीजिए। तो ये है सिलेक्शन प्रोसीजर। सिलेक्शन प्रोसीजर सिर्फ 3 फेज़ में है। फेज़ 1 जिसको प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन बोलते हैं, फेज़ 2 जिसको मेंस एग्जाम बोलते हैं, और फेज़ 3 जिसको इंटरव्यू बोलते हैं, ठीक है।
आपको प्रिलिमिनरी क्रैक करोगे तो ही आपको फेज़ 2 में जाने को मिलेगा, और फेज़ 2 क्रैक करोगे तो ही आपको फेज़ 3 में जाने को मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि मतलब कहीं से भी कहीं पहुंच जाओगे, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जस्ट क्वालिफाइंग नेचर में होगी, उसके मार्क्स फाइनल में ऐड नहीं होंगे। आपको फाइनल मेरिट जो बनेगा वो मेंस एग्जाम और इंटरव्यू से ही बनेगा। तो आपको ध्यान में रखना है, इन दोनों में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करना है। उसका मतलब ये नहीं कि प्रिलिमिनरी में परफॉर्म नहीं करना है, क्योंकि प्रिलिमिनरी में परफॉर्म ही नहीं करोगे अच्छा वाला तो आप सिलेक्ट कैसे होगे, तो आप ये चीज़ समझ जाना, ठीक है। और ये एक एग्ज़ाम ऐसी है जहाँ पे आपको इंग्लिश लैंग्वेज का कोई डर नहीं रहता, क्योंकि इंग्लिश के ऑब्लिक में आपके पास हिंदी का ऑप्शन है, और अब तो गुजराती वाला भी आया है, बट वो इंग्लिश हिंदी के बिटवीन नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर अगर आपको पता चल गई है तो आपको मैं बता दूं कि लैंग्वेज क्या है, सॉरी एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। तो सबसे पहले जो प्रिलिमिनरी फेज़ है उसके लिए एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। सबसे पहले क्लर्क के लिए एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं। क्लर्क की प्रिलिमिनरी फेज में दो ही सब्जेक्ट आएंगे, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी। जी हाँ, यहाँ पे इंग्लिश नहीं आता, आपको इंग्लिश के बिना एग्जाम ही देना होता है। मतलब आपको इंग्लिश का जो फोबिया होता है, फियर होता है, काफ़ी लोगों को ऐसा होता है कि इंग्लिश की वजह से ही मेरा रुक जाता है, तो उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको इंग्लिश से डर लगता है तो आपके लिए बेस्ट एग्जाम है, क्योंकि आपको मेंस लेवल तक आपको कोई भी इंग्लिश का सब्जेक्ट फेस करना नहीं रहेगा है, ठीक है। तो रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग में 40 क्वेश्चन 40 मार्क, और न्यूमेरिकल एबिलिटी में 40 क्वेश्चन 40 मार्क। न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब मैथ्स ही है, ठीक है। टोटल हो जाएंगे 80 क्वेश्चन 80 मार्क, और आपको टोटल टाइम मिलेगा 45 मिनट्स, ठीक है। तो आपको 45 मिनट्स में ये 80 क्वेश्चन का मतलब फंडा क्लियर करना है। उसी तरह से ऑफिसर स्केल 1 यानी पीओ के लिए प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का पैटर्न कुछ इस प्रकार से है। रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और क्वेश्चन की बात करें तो रीजनिंग में 40 क्वेश्चन 40 मार्क, और मैथ्स में भी 40 क्वेश्चन 40 मार्क, टोटल 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स, और कंपोजिट ऑफ 45 मिनट्स। मतलब दोनों एग्जाम का पैटर्न सेम लेवल का है। यहाँ पे जस्ट न्यूमेरिकल एबिलिटी है और यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, ठीक है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन ज़्यादा करवाएंगे, यहाँ पे कैलकुलेशन कम करवाएंगे, और ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट जनरली इतना ही फ़र्क है, और कुछ नहीं है, ठीक है। इन शॉर्ट आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं आता, सिर्फ 2 ही सेक्शन होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला है, द कैंडिडेट्स ऑफ बोथ पोस्ट हैव टू क्वालिफाई इन बोथ टेस्ट सिक्योरिंग मिनिमम कट ऑफ मार्क्स। तो जी हाँ, यहाँ पे रीजनिंग का भी सेक्शनल कट ऑफ निकलता है और मैथ्स का भी सेक्शनल कट ऑफ निकलता है। तो आपको दोनों में सिक्योर करना है अपना सेक्शनल कट ऑफ, और उसके बाद ओवरऑल कट ऑफ में भी आना है, ठीक है। ओवरऑल कट ऑफ में भी आना है, तो वो भी ध्यान में रखना है। और यहाँ पे नेगेटिव भी है, 1/4 आपके नेगेटिव तो रहेंगे ही रहेंगे। आपने जो भी क्वेश्चन गलत किया है तो ये 1/4 नेगेटिव रहेगा। एग्जाम कैसा रहेगा, ऑनलाइन रहेगा, ठीक है। और कैसा रहेगा तो एमसीक्यू टाइप रहेगा, आपको कोई भी डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं रहेगा, सिर्फ आपको एमसीक्यू टिक करना है। तो समराइज कर लेता हूँ, प्योर क्लर्क के लिए एमसीक्यू ऑनलाइन एग्ज़ाम, एमसीक्यू नेगेटिव मार्किंग 1/4, और ये क्या रहेगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम रहेगा, ठीक है। और आपको सेक्शनल कट ऑफ मिलेगा, बट यहाँ पे सेक्शनल टाइम नहीं है। आप 45 मिनट्स में कभी भी रीजनिंग से न्यूमेरिकल एबिलिटी और न्यूमेरिकल एबिलिटी से रीजनिंग में जा सकते हो, ठीक है। ये हो गई प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन ऑफिस असिस्टेंट 1 के लिए और ऑफिसर स्केल 1 के लिए, ठीक है। आप बोलोगे 2 और 3 के लिए क्या है, तो 2 और 3 के लिए भाई एग्जाम नहीं होता प्रिलिमिनरी, वो सीधा मेंस एग्जाम देते हैं, ठीक है। उनके पास एक्सपीरियंस होता है अच्छा खासा, तो उनको मेंस के लिए एलिजिबल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उनके लिए सिंगल लेवल एग्जामिनेशन होता है। तो यहाँ पे आप मेंस एग्जाम की बात कर लेते हैं। आपको प्रीलिम एग्जामिनेशन तो पता चल गया, तो मेंस एग्जाम की बात कर लेते हैं। मेंस एग्जाम में क्लर्क की मेंस एग्जाम की बात करें तो रीजनिंग आता है 40 मार्क में और 50 क्वेश्चन आते हैं। उसी तरह से कंप्यूटर आता है 40 क्वेश्चन, टोटल 20 मार्क होता है। जनरल अवेयरनेस आता है 40 क्वेश्चन, टोटल 40 मार्क होता है। इंग्लिश लैंग्वेज या तो हिंदी लैंग्वेज का आपके पास चयन होता है। मैंने आपको बोला था ना कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज अंत तक कोई परेशान नहीं करेगा। आपको यहाँ पे चॉइस करना रहता है कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज चॉइस करनी है या हिंदी लैंग्वेज चॉइस करनी है। जनरली मैक्स टू मैक्स पब्लिक यहाँ पे हिंदी ही चॉइस करते हैं, क्योंकि हिंदी अपनी मातृभाषा है और हमें पता है कि हिंदी में कैसे आंसर देना है, ठीक है। तो इंग्लिश लैंग्वेज एंड हिंदी लैंग्वेज, ठीक है। तो यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन या हिंदी लैंग्वेज के क्वेश्चन दोनों के 40 ही रहेंगे और 40 मार्क्स रहेंगे, ठीक है। आपको दोनों सेक्शन अटेम्प्ट करने को नहीं मिलेगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। आपको या तो हिंदी सेलेक्ट करना है या तो इंग्लिश सेलेक्ट करना है। ऐसा नहीं है कि आपने इंग्लिश सेलेक्ट किया, कुछ क्वेश्चन देखे आपको टफ लगे तो आप रिवर्ट बैक नहीं कर सकते हो, रिवर्ट बैक कर सकते हो। आपको सारे अनसेलेक्ट करने हैं और वापस से हिंदी सेक्शन सेलेक्ट करना है। हाँ, डेफिनेटली टाइम लॉस वहाँ पे होगा, ठीक है। उसी तरह से न्यूमेरिकल एबिलिटी है, उसके 40 क्वेश्चन 50 मार्क, ठीक है। तो आप रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी के देखेंगे तो 40 क्वेश्चन और 50 मार्क्स है, मतलब कुछ कुछ क्वेश्चन मोर देन 1 मार्क्स के भी होंगे टोटल, ठीक है। यहाँ पे सेक्शनल टाइमिंग्स नहीं है, तो टोटल टाइम आपको 2 घंटे का दिया जा रहा है। मतलब ये 200 क्वेश्चन 200 मार्क के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। और सेक्शनल टाइम ना होने की वजह से आप कोई भी सेक्शन से जंप कर सकते हो कोई भी और सेक्शन पे,
ठीक है। तो आपका मन पड़े वैसे आपको स्ट्रेटेजी बनानी है, ठीक है। चलो यहाँ तक तो आप गए, यहाँ पे भी सेक्शनल कट ऑफ है, तो आपको ये ध्यान रखना है सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करना है और ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर करना है, ठीक है। एग्जाम रहेगा ऑनलाइन और रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप, यहाँ पे कोई भी डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। उसी तरह से ऑफिसर स्केल 1 की भी यहाँ पे एग्जाम नोटिफिकेशन मतलब पैटर्न दी है, एग्जाम पैटर्न। रीजनिंग है 40 क्वेश्चन 50 मार्क, कंप्यूटर नॉलेज है 40 क्वेश्चन 20 मार्क, जनरल अवेयरनेस है 40 क्वेश्चन 40 मार्क, और इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज ऑब्लिक आपको चयन करना रहता है कि आप इंग्लिश में जाएंगे या हिंदी में जाएंगे, ठीक है। और ये 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स रहेंगे, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चन 50 मार्क है। सेम रीजनिंग और मैथ्स के 40 क्वेश्चन 50 मार्क है, यानी कुछ क्वेश्चन 1.5 या मोर देन 1.5 मार्क्स के रहेंगे। टोटल 200 क्वेश्चन हो जाएंगे, 200 मार्क हो जाएगा, और 2 घंटे का आपको समय मिलेगा ये कंप्लीट प्रोसीजर मतलब कंप्लीट एग्जाम देने के लिए, ठीक है। एग्जाम अगेन यहाँ पे भी सेक्शनल कट ऑफ होगा और ओवरऑल कट ऑफ आपको क्लियर करना रहेगा। एग्जाम ऑनलाइन होगा और ऑब्जेक्टिव टाइप ही रहेंगे, आपके पास एमसीक्यू क्वेश्चन ही आएंगे, और आपको सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करना रहेगा, ठीक है। तो ये हो गए आपके प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के पैटर्न, ये हो गए आपके मेंस एग्जामिनेशन के पैटर्न प्योर क्लर्क के लिए। और यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट है कैन ऑप्ट इधर 4A और 4B, यानी आप इधर इंग्लिश लैंग्वेज चॉइस कर सकते हो या तो हिंदी लैंग्वेज, ठीक है। यहाँ पे मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन का लैंग्वेज स्टार छोड़ा है, इसका मतलब आपको ये है कि आपके लिए यहाँ पे काफ़ी अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि अगर आप आंध्र प्रदेश स्टेट से हो तो आपको वहाँ पे लैंग्वेज चॉइस मिल सकता है कि आप तेलुगु में भी वो पेपर दे सकते हो, वो सेक्शन आपके लिए तेलुगु लैंग्वेज में भी अरेंज किया जाएगा। तो स्टेट वाइज आपके लिए रीजनल लैंग्वेज सेट की गई है, जैसे कि आसाम के लिए आसामीज़ है, गुजरात के लिए गुजराती है, जम्मू एंड कश्मीर के लिए उर्दू है, फिर ये कर्नाटका के लिए कन्नडा है, कोंकणी है, केरला के लिए मलयालम है, और आगे मराठी कोंकणी। तो उस प्रकार से आपके स्टेट वाइज आपको ये जो पेपर है प्योर क्लर्क के लिए, तो ये जो पेपर जहाँ जहाँ स्टार है उस सेक्शन को, यानी लैंग्वेज के सेक्शन को छोड़ के आपको हर सेक्शन उस लोकल लैंग्वेज में मिल सकता है। यानी अगर मैं आपको गुजरात से हूँ तो मुझे अगर ये क्वेश्चन गुजराती में देने हैं, ये सेक्शन गुजराती में अटेम्प्ट करने हैं, तो मैं गुजराती ऑप्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो आपके लिए खुशखबरी है, जो लोग लोकल लैंग्वेज में पढ़ते हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि उनको कभी कभी क्या होता है कि गुजराती चाहिए, जैसे जीपीएससी वाले क्या होता है गुजराती चाहिए, तो उसके लिए गुजराती चाहिए, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे वो सिर्फ प्योर क्लर्क के लिए था। अगर आप स्पेशल मतलब स्केल 2 और स्केल 3 के लिए जाते हो तो आपके लिए ऐसी कोई बेनिफिट नहीं है, आपको जस्ट वो हिंदी और इंग्लिश में ही मिलेगा, ठीक है। थोड़ा जूम इन कर लेते हैं क्यों, ताकि आपको दिखे। तो ऑफिसर स्केल 2 जनरल बैंकिंग ऑफिसर की पैटर्न यहाँ पे है। रीजनिंग जो है वो 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स में है। कंप्यूटर जो है वो 40 क्वेश्चन 20 मार्क में है। फाइनेंशियल अवेयरनेस यहाँ पे आएगा, वो है 40 क्वेश्चन 40 मार्क। इंग्लिश लैंग्वेज आएगा 40 क्वेश्चन 40 मार्क। हिंदी लैंग्वेज आएगा, यानी आपको यहाँ पे भी ऑब्लिक में चॉइस करना है, या तो इंग्लिश या तो हिंदी। इंग्लिश आपको अंत तक नहीं छुएगा, ठीक है। 40 क्वेश्चन 40 मार्क। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन 40 क्वेश्चन 50 मार्क, ठीक है। रीजनिंग और क्वांट में 40 क्वेश्चन 50 मार्क है। टोटल 200 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क होते हैं, और कंपोजिट टाइम 2 घंटे का रहता है, ठीक है। उसी तरह से हम देखेंगे स्पेशली स्केल 2, यानी स्केल 2 के लिए एसओ का। तो एसओ में क्या होता है, मतलब यहाँ पे प्रोफेशनल नॉलेज का एक सेक्शन और ऐड हो जाता है, ठीक है। 40 क्वेश्चन 40 मार्क, ठीक है। उसी प्रकार रीजनिंग आएगा 40 क्वेश्चन 40 मार्क। उसी प्रकार फाइनेंशियल अवेयरनेस आएगा 40 क्वेश्चन 40 मार्क। उसी प्रकार इंग्लिश लैंग्वेज आएगा 40 क्वेश्चन 40 मार्क, सॉरी 20 मार्क। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 20 मार्क हो गए हैं, ठीक है। उसी प्रकार हिंदी लैंग्वेज भी आएगा 40 क्वेश्चन 20 मार्क, ठीक है। तो स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए जो लैंग्वेज पोर्शन है, लैंग्वेज सेक्शन है, उसमें 40 क्वेश्चन का आधा मार्क्स हो जा रहा है 20 मार्क। कंप्यूटर का 40 क्वेश्चन 20 मार्क, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन का 40 क्वेश्चन 40 मार्क। टोटल होते हैं क्वेश्चन 240, बट मार्क्स होते हैं सिर्फ 200, और आपको टाइम मिलता है 2 घंटे 30 मिनट्स का, ठीक है। तो आप 2 घंटे 30 मिनट में आपको ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना रहेगा, ठीक है। ये एसओ का पैटर्न था। उसी प्रकार से स्केल 3 यानी सीनियर मैनेजर का क्या है, रीजनिंग है 40 क्वेश्चन 50 मार्क। कंप्यूटर नॉलेज है 40 क्वेश्चन 20 मार्क। फाइनेंशियल अवेयरनेस है 40 क्वेश्चन 40 मार्क। इंग्लिश लैंग्वेज है 40 क्वेश्चन 40 मार्क, और हिंदी लैंग्वेज है 40 क्वेश्चन 40 मार्क। मतलब ये ऑप्शन में है, आपको जो भी है कोई भी एक ही लैंग्वेज चॉइस करनी है। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए 40 क्वेश्चन 50 मार्क। टोटल हो जाते हैं क्वेश्चन 200, और मार्क्स हो जाते हैं 200। आपको मिलेगा 2 घंटे का समय, ठीक है। आपको इनके लिए मतलब स्केल 2 और स्केल 3 के लिए कोई भी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन नहीं देनी है, आपको सीधा देना है मेंस लेवल पेपर। सिंगल लेवल एग्जामिनेशन होती है, आप इसमें क्वालिफाई करते हो
तो आपको जाने को मिलेगा इंटरव्यू यानी थर्ड फेज के लिए, ठीक है। उसमें ये लैंग्वेज चॉइस का कोई ऑप्शन नहीं है कि आपको लोकल लैंग्वेज में मिले, आपको जस्ट वो प्योर क्लर्क के लिए ही लोकल लैंग्वेज का सपोर्ट है, यानी आप पहली बार ऐसा होगा कि आप लोकल लैंग्वेज में एग्ज़ाम दे पाओगे, ठीक है। बढ़िया मज़ा आने वाला है, मैं तो बड़ा एक्साइटेड हूँ, ठीक है। फेज 3 की बात करें तो फेज 3 है इंटरव्यू। इंटरव्यू किसके लिए है? ऑफिस असिस्टेंट यानी क्लर्क की पोस्ट के लिए कोई भी इंटरव्यू नहीं है, आप सीधा जॉब पा सकते हो। आप मेंस एग्जाम क्रैक करो, आपके मेंस एग्जाम के मार्क्स के बलबूते पे ही आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, ठीक है। जबकि आपके स्केल 1 यानी ऑफिसर स्केल 1 2 3 पोस्ट के लिए आपको मेंस एग्जाम के बाद आपको देना रहेगा इंटरव्यू, और इंटरव्यू के लिए बाद आपको मिलेगा अपॉइंटमेंट यानी आपका होगा सिलेक्शन, ठीक है। टोटल मार्क्स इंटरव्यू के 100 होते हैं, और जो आपका रेशो होता है फाइनल मेरिट बनने का, उसमें क्या होता है ऑनलाइन मेंस एग्जामिनेशन और इंटरव्यू के रेशो, यानी मेंस एग्जामिनेशन का आपका 80% लिया जाता है और इंटरव्यू का आपका 20% लिया जाता है, ठीक है। तो इंटरव्यू के मार्क्स कन्वर्ट हो जाएंगे 20% में और मेंस के मार्क्स कन्वर्ट हो जाएंगे 80% में, तो और ओवरऑल आपका मेरिट बन के आएगा वो होगा 100 में से, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको सिलेक्शन प्रोसीजर का कंप्लीट डिटेल एनालिसिस मिल चुका होगा। डेफिनेटली वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है बट आपको नॉलेज पूरा दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब तक मैंने आपको क्या बता दिया कि टोटल वैकेंसी पोस्ट को कितनी है और वैकेंसी कितनी है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया एज लिमिट कितना है, उसके बाद मैंने आपको बताया कि क्वालिफिकेशन क्या मिलता है, क्वालिफिकेशन के बाद आपने बोला कि भाई सिलेक्शन प्रोसीजर बता दो, मैंने आपको सिलेक्शन प्रोसीजर बता दी, सिलेक्शन प्रोसीजर के बाद मैंने आपको एग्जाम पैटर्न बता दिया, एग्जाम पैटर्न के बाद आप बोलोगे सर एग्जाम पैटर्न तक बता दिया है तो आप सिलेबस भी तो बता दो, तो चलो हम बताते हैं सिलेबस। तो ये रहा एक ही इमेज में मैंने आपको सिलेबस डिस्क्राइब कर दिया है, आप जनरली से इसको स्क्रीनशॉट ले लो और ले लो सिलेबस, ठीक है। और ऐसो के लिए भाई सिलेबस आप खुद ढूंढ लेना, क्योंकि ऐसो का सिलेबस मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे। इंस्टाग्राम चैनल है @examinfo.in पे, ठीक है। वहाँ पे जाके आप देखोगे तो आपको सारे स्पेशलिस्ट ऑफिसर का सिलेबस मिल जाएगा। यहाँ पे मतलब पॉसिबल नहीं था क्योंकि वो ज़्यादा कंटेंट हो जाता, इसलिए मैंने यहाँ पे पोस्ट नहीं किया है। आपको एग्जाम इन्फो मतलब इंस्टाग्राम पे सर्च करना है examinfo.in, आपको वहाँ पे सारे सिलेबस मिल जाएंगे स्पेशलिस्ट ऑफिसर के, ठीक है। बाकी पीओ क्लर्क के लिए सिलेबस ये ही है, रीजनिंग का ये रहा, मैथ्स का ये रहा, इंग्लिश का ये रहा, कंप्यूटर लैंग्वेज का ये रहा, हिंदी का ये रहा और जनरल अवेयरनेस का ये रहा। आप अच्छे से वीडियो पॉज करके पढ़ लेना, अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। क्लर्क और पीओ के लिए सेम है, जस्ट एग्जाम का लेवल बदलता है, मतलब पीओ के लिए एग्जाम लेवल टफ हो जाता है, क्लर्क के लिए एग्जाम लेवल मॉडरेट होता है, ठीक है। तो सिलेबस आपने ले लिया, अब आपने इतना बोला है कि भाई सिलेबस बता दिया तो अब एप्लीकेशन फ़ीस भी बता दो। तो जी हाँ, आपको अगर अप्लाई करना है तो एप्लीकेशन फ़ीस भी देनी है। तो एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है? ऑफिस स्केल 1 2 और 3 के लिए अगर मैं बात करूँ, अगर आप ST SC PWD कैंडिडेट्स हैं तो आपको 175 रुपया देना है, ठीक है। और बाकी सारे बाकी सारे कम्युनिटी वाले 850 देना है, ठीक है। तो ये कम्युनिटी छोड़ के बाकी जो भी बच गए उनको देना है 850, बाकी उनको देना है 175, ठीक है। और ऑफिस असिस्टेंट में 125 के लिए आपको एक और पोस्ट जुड़ जाती है एक्स सर्विसमैन, ठीक है। तो जो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है यानी ST SC PWD एंड एक्स सर्विस कैंडिडेट, उनको पे करना है 175 रुपीज़ और बाकी सारे लोगों के लिए 850 रुपये। ओवरऑल प्रीवियस ईयर से ऑफिस ये फ़ीस हाइक कर दिया है, क्योंकि प्रीवियस ईयर ये इसकी जगह था 100 रुपया और इसकी जगह था 600 रुपया, ठीक है। और इस साल बढ़ गया है, डेफिनेटली हाइक दिख रहा है हमें। तो क्या करें, अब महंगाई है, ये लोग जाने, ये लोगों को मतलब कमाना है और क्या। तो आपको डेफिनेटली हमें भी जॉब चाहिए तो हमें भी अप्लाई तो करना रहेगा, इसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आपको ये एप्लीकेशन फ़ीस पे करना पड़ेगा, तभी आपको जो फॉर्म भरने को मिलेगा और तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। कोई बात नहीं, सिलेक्ट होके ये सारा कवर कर लेना है, ठीक है। तो आपको एप्लीकेशन फ़ीस पता चल गई है। अब आप बोलोगे सर एप्लीकेशन फ़ी बता दी, तो बता दो, अब काम की बात कर लेते हैं, कुछ लेन देन की बात कि कितना देते हैं भाई सैलरी। तो सैलरी की बात करें तो मैं शायद सैलरी की स्लाइड डालना भूल गया हूँ, पक्का वाला भूल गया, ये रही, भूला नहीं हूँ भाई, पक्का वाला मिल गई, ठीक है। तो सैलरी की बात करें तो अगर आप पीओ पोस्ट पे लगते हो तो आपको तकरीबन 33,000, मतलब ये फिक्स अमाउंट नहीं है, हर साल हर 3 महीने में DA बढ़ता है घटता है, ठीक है। तो उसके प्रकार से सैलरी में चेंजेस आते रहते हैं, ठीक है। बट अप्रोक्सीमेटली आपको ऑफिसर स्केल पे यानी पीओ पे लगो तो आपको 33,000 मिल सकता है, ठीक है। ऑफिसर स्केल 2 पे बात करें तो 39,000 मिल सकता है और सीनियर मैनेजर की बात करें तो 45,000 के अराउंड मिल सकता है, ठीक है। और
अगर आप असिस्टेंट के तौर पे लगे तो 20 से 22 हज़ार मिल सकता है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया ये एग्जैक्ट सैलरी नहीं है, ये डिपेंड करता है सिटी टू सिटी और आप कौन से एरिया में लोकेटेड हो, आपको कहाँ पे पोस्टिंग किया गया है, ठीक है। IBPS मेन क्लर्क के एग्जामिनेशन से सैलरी 2000 कम ही होता है सभी पोस्ट में, क्योंकि ये आपके लिए रूरल बैंक में होता है, ठीक है। रूरल बैंक जनरली क्या होता है, रूरल एरिया में होता है जहाँ पे महंगाई कम होती है, इसके इस प्रकार से आपकी सैलरी डिसाइड हो सकते हैं, ठीक है। फिर भी आप सोच लो कि फ्रेशर्स हो और आपको ये सैलरी मिल रही है तो काफ़ी कम मतलब कम तो नहीं है। एज अ फ्रेशर्स आपके लिए ये बहुत हैंडसम सैलरी है और आपका करियर सिक्योर हो जाता है और आपका गवर्नमेंट जॉब पाने का लक्ष्य भी पूरा होता है, ठीक है। तो मैंने आपको सैलरी भी बता दी, तो अब इम्पोर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। आपने जान लिया कि टोटल वैकेंसी कितनी है, ठीक है। आपने ये जान लिया कि एज लिमिट और क्वालिफिकेशन कितना है, आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आपने ये जान लिया कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, एग्जाम पैटर्न कौन सी है, सिलेबस कितना है, ठीक है, और सैलरी कितनी मिलती है, एप्लीकेशन फीस कितनी मिलती है। तो ठीक है, अब अप्लाई करने के लिए आपको ये भी तो देखना रहेगा कि इंपॉर्टेंट डेट्स कौन कौन से हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन लोगों ने मेंशन किया ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो है 1 जुलाई से स्टार्ट होगा, यानी कल से। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ आज 30 जून को, तो कल से मतलब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा और ये कब तक रहेगा, तो 21 जुलाई तक आप रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। 21 जुलाई एंड डेट है, उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाओगे। पेमेंट के लिए भी आपको ऑनलाइन ही पेमेंट करना है और ये 1 जुलाई से 21 जुलाई तक ही पेमेंट भी है। मतलब रजिस्ट्रेशन एंड डेट और पेमेंट एंड डेट दोनों सेम है, SSC की तरह 4 दिन डिफर नहीं है, 2 दिन डिफर नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि रजिस्ट्रेशन करके पेमेंट बाद में करेंगे। अगर आपका गोल फिक्स है, गवर्नमेंट जॉब पाना है, तो पेमेंट कर ही देना है, पहले ही दिन अप्लाई करना है, कल ही फॉर्म सिलेक्शन लिंक एक्टिवेट होगा। मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाना, IBPS गुरुजी से ही हैं, ठीक है। IBPS गुरुजी टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाना, या तो फेसबुक पे जुड़ जाना या तो इंस्टाग्राम पे जुड़ जाना, कहीं पे भी जुड़ जाना। और इंस्टाग्राम पे मैं मैक्सिमम अवेलेबल होता हूँ, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो। और वहाँ पे मैं काफ़ी सारी क्विज़ेस भी पोस्ट करता रहता हूँ और पजल भी पोस्ट करता रहता हूँ, ठीक है। और आप यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम लाने वाले हैं आपके लिए एक अच्छा वाला कोर्स। आपको डेली लेक्चर्स मिलेंगे इंग्लिश, हिंदी और रीजनिंग के, ठीक है। और जब मेंस लेवल आएगा तब आपको करंट अफेयर्स के भी लेक्चर मिल जाएंगे। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब मत भूलना। आपको ये वीडियो के अंत में सब्सक्रिप्शन बटन दिख रहा होगा, या तो आपको अभी भी दिख रहा होगा, तो आपने अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना ज़रूर से, और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं आपके लिए नया वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन सीधा मिल जाए, ठीक है। बाकी यहाँ पे आगे चीज़ डेट बात कर लेते हैं, तो प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग जिसको मिलती है उसको 12 अगस्त का कॉल लेटर डाउनलोड करने के हैं। प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग कब होगी, तो 24 अगस्त से 29 अगस्त को प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग होगी, ठीक है। डाउनलोड कॉल लेटर ऑफ ऑनलाइन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए अगस्त के लिए कोई भी डेट नहीं दी है, तो अगस्त में आपका कॉल लेटर आएगा प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए। और प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन कब होगी, तो सितंबर अक्टूबर 2020 में प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगी, ऐसा एक्सपेक्टेड है, ठीक है। रिजल्ट कब आएगा प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का, अक्टूबर 2020 में आएगा। और डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर ऑफ मेंस एग्जामिनेशन और सिंगल एग्जामिनेशन, ठीक है, तो उनका होएगा अक्टूबर नवंबर 2020 में, ठीक है। और एग्ज़ाम कब ली जाएगी, तो अक्टूबर नवंबर में, ठीक है। अक्टूबर नवंबर तक एग्ज़ाम हो जाएगी। उसके बाद रिजल्ट कब तक आ जाएगा, तो अक्टूबर नवंबर में ही आ जाएगा। उसके बाद कॉल लेटर इंटरव्यू के लिए कब आएगा, तो अक्टूबर नवंबर में ही आएगा। इंटरव्यू कब होगा, तो अक्टूबर नवंबर में ही होगा। यानी आपको ये चीज़ समझ जानी चाहिए, मेंस एग्ज़ाम एक ही दिन में हो जाता है, यानी हम पहले वीक में मेंस एग्ज़ाम हो जाएगा, दूसरे वीक में आपके लिए इंटरव्यू के कॉल लेटर आ जाएंगे और चौथे वीक में आपका इंटरव्यू शुरू हो जाएगा, ठीक है। और प्रोविजनल अलॉटमेंट आपको जनवरी 2021 तक मिल जाएगा। तो शेड्यूल डेफिनेटली हार्ड एंड फास्ट होने वाला है, क्योंकि कोविड की वजह से थोड़ा 1 महीना या 15 दिन जितना डिले हो चुके हैं ऑलरेडी। बट फिर भी देर आए दुरुस्त आए, हमारे लॉकडाउन के बिगड़े हुए माहौल में एक अच्छा सा अपने लिए होप लाए, ठीक है। जिनको जॉब चाहिए उनके लिए एक ही वैकेंसी होती है, हमें हमें एक ही वैकेंसी चाहिए। तो भाई कोई भी टेंशन ना लो, जुट जाओ अपनी प्रिपरेशन में और कर लो अपना सिलेक्शन पक्का। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, मेरा एफर्ट अच्छा लगा होगा। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है, एफर्ट अच्छा लगा है, और ये वीडियो आप जानकारी आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, ताकि वो भी ये जानकारी पाए और वो भी गवर्नमेंट जॉब का करियर चुने, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर देना, वीडियो को शेयर भी ज़रूर करना और सब्सक्राइब भी करना हमारे चैनल को अगर नहीं किया है तो, ठीक है। सबसे ज़्यादा मैं एक्टिवेट होता हूँ इंस्टाग्राम पे होता हूँ, इंस्टाग्राम की आईडी है IBPS_गुरुजी, तो वहाँ पे जाके फॉलो ज़रूर कर लेना। और अगर आपके कोई भी डाउट रह गए हो स्टिल, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बताओ कि आपका डाउट क्या है, ठीक है। और मैं डिस्क्रिप्शन में नोटिफिकेशन लिंक दे दूंगा, तो वो आप ओपन करके देख लेना, डिटेल्ड वैकेंसीज स्टेट वाइज एंड बैंक वाइज।
अंत में इतना ही कहूँगा, वीडियो लंबा हो चुका है बट इन्फॉर्मेशन पूरी देनी थी, एक ही वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन आ गई है। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।